इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ख्याल से खुद को मुतारिफ करवाएंगे। ये एक खास किस्म के एटम के सैंपल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने का एक तरीकाकार होता है। अच्छा, तो जो चीज आप अक्सर देखेंगे और जो आपके इम्तहान में भी आ सकती है वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है, ये कैसे पैदा होता है या बनता कैसे है। मैं तफसीलात में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ा बताती चलूं कि इसमें दरअसल एटम की तज्जिया निगारी या एनालिसिस इस एटम की स्ट्रीम लेकर जाती है। जैसे देखिए, ये एटम है और ये इस एटम की स्ट्रीम है, यानी एक नदी सी है जो कि एक सिंफ में जा रही है और फिर ये दूसरी सिंफ में मौजूद है। तो ये वो एटम्स हैं जिन पर हम तज्जिया करने की कोशिश कर रहे हैं या जिन्हें हम देखना चाह रहे हैं, और फिर ये दूसरी सिंफ में मौजूद है। आप ज्यादा ताकत वाले फोटॉन्स इसमें भेजते हैं जो कि इन एटम्स या फोटॉन्स पर टकराएंगे। अब इन फोटॉन्स के पास काफी ज्यादा ताकत आ गई है। दर हकीकत ये दरअसल एक्सरे फोटॉन्स होते हैं। तो जब ये आपस में टकराते हैं तो फोटॉन इतनी ज्यादा ताकत रखते हैं कि वो कोर इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी पर काबू पा सकें, और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं तो वो बाहर हरकत करते हैं और फिर वो एक मकनातीसी या मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो जाते हैं। फिर ये इन इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर डिटेक्टर से टकराते हैं। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और इसलिए फोटॉन से हासिल होने वाली इस ताकत का ज्यादातर हिस्सा इसे बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और इसलिए इस ताकत का कम हिस्सा काइनेटिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा करीब वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर नहीं जाते और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होती है। ये बाहर निकालने के लिए सबसे आसान होते हैं। इसलिए आपके पास मौजूद फोटॉन की ज्यादातर ताकत काइनेटिक एनर्जी में मुंतकिल होती है, और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स मजीद दूर चले जाते हैं और फिर ये एक मकाम पर डिटेक्टर से टकराते हैं। लिहाजा फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम के बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि इससे आपको अंदाजा होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की कितनी मुख्तलिफ बाइंडिंग एनर्जीज हैं, और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बाएं तरफ जाते हैं वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी में इजाफा होता है। अब ऐसा होने की वजह दरअसल ये है कि बाइंडिंग एनर्जी मुतनासिब या प्रोपोर्शनल होती है इन इलेक्ट्रॉन्स के पास मौजूद इस काइनेटिक एनर्जी के, जब वो हकीकत में टूट जाते हैं। तो यहाँ हमारे स्पेक्ट्रम पर बाएं तरफ ये स्पाइक जो है ये सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर ये वाले थोड़ी कम बाइंडिंग एनर्जी के साथ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर ये इससे भी कम बाइंडिंग एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसलिए हम इस पर तज्जिया करके असल में इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। आपके ख्याल में ये क्या है? चलिए इस वीडियो को रोकें और इस बारे में सोचने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, यहाँ पर ये स्पाइक सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करती है। तो सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स 1s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम जानते हैं कि सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चूंकि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। इसलिए हम जानते हैं कि उन्होंने इस सबसे अंदर वाले शेल को भर दिया होगा, और इसलिए हम जानते हैं कि इसके पास दो 1s इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर हम सोच सकते हैं कि ये अगली वाली स्पाइक ये 2s इलेक्ट्रॉन्स होगी, और हमारे पास यहाँ इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ हमने लाजमी तौर पर दो सब शेल, दो s सब शेल को भरा होगा, तो ये होगा 2s2। फिर अगली वाली स्पाइक के बारे में बात करें तो ये कुछ 2p की तरह नजर आ रही है, और इसकी हकीकत में बहुत मानी खेज होने की वजह यह है कि देखिए, डिटेक्टर यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर रहा है और हमारे पास अभी मजीद इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये तमाम शेल्स भी जरूर भरे होंगे, और हकीकत में जिस तरह से इसे बनाया गया है ये हमेशा इतना अच्छा नहीं बनता। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके पास 2s इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा p इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 2p सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिट कर सकता है। 2s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब ये अगली स्पाइक इससे ज्यादा एनर्जी रखने वाला शेल होगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना आसान होगा, इसलिए ये 3s2 होगा,
और फिर ये अगली स्पाइक ये 3p6 होगी। अब यहाँ ये मुकम्मल तौर पर भर चुका है, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास एक और स्पाइक मौजूद है और इस स्पाइक के पास तकरीबन इतने ही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी जितनी बाकी तमाम एस सब शेल के पास है। और हम ऑफ बाउ असूल से ये जानते हैं कि अगला जो शेल हम भरेंगे वो 4s शेल होगा और यहाँ ऐसा लग रहा है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये स्पाइक दूसरे भरे हुए एस सब शेल की स्पाइक के बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह हम इस नामालूम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2। अब बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन किस एलिमेंट की होती है। हम पिछली वीडियो में इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन चले मैं यहाँ पीरियोडिक टेबल निकालकर आपकी मदद करती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। 1s2 हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, फिर 2s2 2p6 नियॉन की है, 3s2 3p6 ऑर्गन की है, फिर 4s2 कैल्शियम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नामालूम एलिमेंट असल में कैल्शियम था। और अगर कोई हमसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछे तो ये यहाँ पर सबसे बाहर वाली स्पाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करेगी, यानी ये वाली सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पाइक। इनके पास सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी होती है चूंकि ये सबसे बाहर वाले होते हैं। इन्हें यहाँ से निकालना सबसे आसान होता है और चूंकि इन्हें निकालना सबसे आसान होता है इसलिए इनके फोटोन की ज्यादातर एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर काबू पाने के बाद बाकी रह जाती है, जो कि फिर बाद में काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मजीद डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और यहाँ ये बेस जो हम यहाँ देख रहे हैं ये कैल्शियम का फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम है। अब अगर हम पोटेशियम का फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये किस तरह का होगा। याद दहानी के तौर पर बताती चल कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो इसके न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि कैल्शियम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स होते हैं। और हम यहाँ ये फर्ज करेंगे कि हम यहाँ एक न्यूट्रल पोटेशियम की बात कर रहे हैं, लिहाजा इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब इस वीडियो को रोकें और सोचें कि इसका फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम इससे कैसे मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा, तो खैर जब हम पोटेशियम के बारे में सोचते हैं तो इसका भी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम कैल्शियम के फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम से मिलता जुलता होता है, लेकिन चूंकि इसके पास 20 की बजाय 19 प्रोटॉन्स होते हैं इसलिए इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कम होता है, इसलिए ये हमारे मुख्तलिफ शेल्स पर खिंचाव का दबाव थोड़ा कम रखता है। तो पोटेशियम में भी आपके पास 1s2 होगा, लेकिन इसमें कदरे कम बाइंडिंग एनर्जी होगी क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा नहीं खिंचेगा। मैं इसे बिल्कुल ठीक से नहीं बना रही, ये यहाँ इतना ज्यादा करीब नहीं हो सकता। ये कुछ इस तरह का होगा, कुछ ऐसा ही, लेकिन ये थोड़ा सा दाएं तरफ होगा। इसी तरह 2s2 भी थोड़ा सा दाएं तरफ होगा और फिर 2p6 भी थोड़ा सा दाएं तरफ होगा। एक बार फिर बताती चलूं कि मैं इसे मुकम्मल तौर पर सही तरह नहीं बना रही क्योंकि मेरे पास यहाँ मुकम्मल डेटा नहीं मौजूद। अच्छा, 3s2 भी थोड़ा सा दाएं तरफ होगा। फिर से बताती चलूं कि यहाँ इसके पास सिर्फ 19 प्रोटॉन्स है, इसलिए हम इसे अंदर की तरफ थोड़ा सा कम बना रहे हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ किसी भी शेल या सब शेल के पास कम बाइंडिंग एनर्जी है। फिर 3p6 भी इस तरह से थोड़ा सा दाईं तरफ होगा। अब सोचें कि इसका 4s सब शेल कैसा नजर आएगा। देखिए, इसके 4s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बल्कि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इसके पास 20 की बजाय सिर्फ 19 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और इसलिए ये इस तरह से थोड़ा सा दाईं तरफ होगा। इसके पास कम बाइंडिंग एनर्जी होगी और इसकी स्पाइक की लंबाई भी इसके मुकाबले में सिर्फ आधी होगी, चूंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं है। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो पोटेशियम का फोटो इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम तकरीबन इस तरह का होगा। अब हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि आपका सबसे बाहर वाला शेल ये जाहिर करता है कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद है। लिहाजा अगर हम पोटेशियम के बारे में बात करें तो सबसे बाहर वाला शेल ये वाला होगा। अब ये हमें ये बताता है कि जब हम यहाँ बाइंडिंग एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं तो ये बाइंडिंग एनर्जी हमें ये बताती है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कितनी ताकत की जरूरत होगी। और इस तरह अगर आप इस पहले इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं
तो ये आपकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी होगी। एक बार जब आप इस पहले इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान तमाम इंटरैक्शन की वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम तब्दील हो जाएगा। इसलिए आप अपनी दूसरी या तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन आप पहले आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में सोच सकते हैं कि ये दरअसल आपके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी है।